Good morning, students. Today we will start organic synthesis, that is from section C, unit first. पहले हम पढ़ेंगे बेटा इनका इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स. From study of aldehyde and ketone, we know that the hydrogen atom attached to the carbon atom adjacent to the carbonyl group are usually acidic in nature. ये हमारा कहता है कि हमारे जो स्टडी हुई है एल्डिहाइड और कीटोन उनसे हमें पता लगा है जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं कार्बन एटम से एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप आर अनयूजुअली एसिडिक इन नेचर. वो कैसे होते हैं नेचर में एसिडिक. These hydrogen are called alpha hydrogen and the carbon to which they are attached is called alpha carbon. तो ये स्ट्रक्चर लिया. इसमें कौन से होंगे अल्फा कार्बन. कौन से होंगे ये वाले जो होंगे वो क्या होंगे अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन. और अभी मैंने कहा जो हाइड्रोजन अटैच्ड है अटैच्ड टू द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप वो क्या होंगे एसिडिक इन नेचर. तो ये तो हो गए अल्फा कार्बन और ये वाले क्या होंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन और हमारे ये क्या होंगे एसिडिक इन नेचर. एसिडिक इन नेचर. तो इतना क्लियर हुआ. नेक्स्ट कहता है इफ अल्फा हाइड्रोजन आर unusually acidic it means that they have a much greater tendency to be released. ये कहता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन जो हमें पता है कि एसिडिक इन नेचर है तो उनके पास ग्रेटर टेंडेंसी होगी कि वो रिलीज हो जाए एज ए प्रोटॉन देन द हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑर्डिनरी CH बॉन्ड. क्लियर. सो pK वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर नियरली 20. उनकी pK वैल्यू कितनी होती है नियरली 20. तो इससे क्या पता लगा जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है उनमें क्या है हमारे अल्फा हाइड्रोजन क्या है यूजली एसिडिक है जिनकी वजह से उनकी ग्रेटर टेंडेंसी हो जाएगी कि वो एक प्रोटॉन की तरह रिलीज हो जाए एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी CH बॉन्ड. अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन्स. Formation of enolates. Due to a very small difference in the electronegativity of carbon and hydrogen, a CH bond is non-polar in nature. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन की ना CH बॉन्ड जो कि नॉन पोलर है नेचर में. बट द प्रेजेंस ऑफ एडिशन कार्बोनिल ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ये क्या कहता है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें क्या होता है कम डिफरेंस होता है. बट जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा कैसा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो पोलराइज कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑफ CH बॉन्ड सो दैट हाइड्रोजन मे बी रिमूव्ड एज ए प्रोटॉन बाय द स्ट्रॉन्ग बेस. इसका मैकेनिज्म देखो. फिर कहता है एट द सेम टाइम द एनायन दैट इज प्रोड्यूस्ड गेट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस. प्रोटॉन रिलीज हो गया प्रोटॉन बेस स्ट्रॉन्ग बेस के जब रिएक्ट कराएंगे तो प्रोटॉन ले जाएगा. उसके बाद उसी वक्त जो एनायन दैट इज प्रोड्यूस जो एनायन बना है वो हमारा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा रेजोनेंस से एंड डीलोकलाइजेशन इट्स नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज एज बिलो. अब देखते हैं कोई भी बेस लिया हमने तो क्या होगा ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाले इस हाइड्रोजन पे लो ताकि ये बेस इस प्रोटॉन को रिमूव कर दे. तो हमारा क्या बन जाएगा अगर ये वाला इधर चला जाए और ये इस पे तो क्या बन जाएगा बेस किसके साथ चला जाएगा प्रोटॉन के साथ. क्लियर. देखो इधर कार्बोनिल ग्रुप लिया इस बेस ने ये प्रोटॉन रिमूव करा लिया अपने साथ ऊपर इसके ये स्ट्रक्चर्स. तो जो रेजोनेंट हाइब्रिड है वो स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड.
लिख लेना, रेजोनेंस hybrid of above structure is given below। इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर इस रेजोनेंस जो ये बना है, अगर इस रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन को रिएक्ट कराएंगे किसी प्रोटॉन डोनर के साथ, तो हमारी दो पॉसिबिलिटी होंगी बेटा। व्हेन द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन रिएक्ट्स विद प्रोटॉन डोनर, इट देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी कि हमारा प्रोटॉन जाके कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे करेगा या हमारा कार्बन पे करेगा। एक सेकेंड बेटा, अब देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन कौन सा बना था, ये हमारा क्या बना था, रेजोनेंस। ये देखो इधर दो स्ट्रक्चर थे ना, इधर ये हमारे थे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन, ये हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन थे। अब इनको किसके साथ कराना है हमें, प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम कोई भी ले लेंगे इधर, क्या दोनों तो ये हमने क्या लिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन। जब इन्हें रिएक्ट कराएंगे प्रोटॉन डोनर के साथ, HB, ये क्या हो जाएगा, इनोलेट एनायन। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, कौन सी दो पॉसिबिलिटी होंगी, अगर प्रोटॉन ऐड करेगा अल्फा कार्बन पे, ठीक है, या फिर प्रोटॉन ऐड करेगा इधर ऑक्सीजन पे, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। तो इधर इफ द प्रोटॉन इज एडिड टू अल्फा कार्बन, ठीक है, प्रोटॉन एडिड एट ऑक्सीजन, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, कीटो फॉर्म। और अगर इधर करेगा तो कौन सी फॉर्म बनेगी, इनोल फॉर्म। तो क्लियर हो गया, जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन थे, अगर उसमें कोई भी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट कराएंगे, दो पॉसिबिलिटी होंगे कि अल्फा कार्बन पे जाके अटैच्ड होगा या फिर हमारा ऑक्सीजन पे होगा। अगर हमारा कार्बन पे अटैच्ड हो रहा है तो हमारी कीटो फॉर्म बन रही है, और अगर ऑक्सीजन पे हो रहा है तो हमारी इनोल फॉर्म बन रही है। तो द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड anion is called enolate anion because it can give rise to enol। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एल्काइलेशन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। देखो इधर एल्काइलेशन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। तो मेलोनिक एस्टर मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा।
देखो इधर, डाइथाइल मेलोनेट जो होता है या फिर हमारा मेलोनिक एस्टर जो होता है बेटा, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंपाउंड होता है। हम ऑर्गेनिक जो सिंथेसिस रिएजेंट की तरह इसे काम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो सिंथेसिस होता है हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या बहुत सारे जो भी कंपाउंड्स हैं उनके सिंथेसिस के लिए हमारा हेल्प करता है मेलोनिक एस्टर, जिसे हम बोलते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मेलोनिक एस्टर molecule contains alpha hydrogen between two carbonyl groups which are sufficiently acidic in nature। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इनमें कौन से होंगे, ये वाला होगा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर। तो ये क्या पढ़ रहे हैं, मेलोनिक एस्टर। ठीक है, तो ये जो CH2 ग्रुप होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो हमारा जो CH2 ग्रुप हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज या फिर नॉन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ड्यू टू द नेचर due to the acidic nature of hydrogen attached in it। क्लियर। तो ये मेलोनिक एस्टर मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा CH2 ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन के एसिडिक इन नेचर। तो जो CH2 ग्रुप हो जाएगा मेलोनिक एस्टर मॉलिक्यूल में, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस मेलोनिक एस्टर का ट्रीटमेंट कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारा क्या होगा, फिर से वही होगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएंगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारा वो बेस क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा किसको, प्रोटॉन को, और फिर से हमारे क्या बन जाएंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन। देखो इधर लिख लेना बेटा, इधर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ मेलोनिक एस्टर विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन takes place to form a resonance stabilized enolate anion in which negative charge is delocalized by the two carbonyl groups। तो इधर मॉलिक्यूल बनाओगे, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस ने अटैक कराया, इधर क्या बनाएंगे हमारे, ये हमारे क्या बन गए, रेजोनेंस्ड स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बन जाएगा इसका, आगे बना लेना। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा,
ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है बेटा, जो ये इनोलेट एनायन है जो हमारा सिंपली रिप्रेजेंट किया गया है ये वाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हमारा SN2 रिएक्शंस में ये टेक पार्ट करता है, ठीक है, काम आता है। किस लिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलाइड एनायन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। अब करेंगे इसका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। क्या लिखोगे? मेलोनिक एस्टर can be easily converted into its mono and dialkyl derivatives, और इस प्रोसेस को कहेंगे अल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इट्स मोनो एंड डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स को, इसी प्रोसेस को कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज अल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। तो फर्स्ट जो हमारा एल्काइलेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट को स्टेप कौन सा होगा? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। फॉर्मेशन कैसी होगी? इनोलेट की कैसे होगी और क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भी बताया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन 2 कार्बोनिल ग्रुप्स इन द मेलोनिक एस्टर। तो कैसे करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट CH2CO C2H5 प्लस C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तुम्हारा क्या बन जाएगा? CHCO C2H5 Na पॉजिटिव प्लस C2H5OH। ये क्या निकल गया? इथेनॉल। और ये हमारा क्या बन जाएगा? इनोलेट। लिख लेना, इनोलेट, इनोलेट, और ये इथेनॉल, ये हमारा मेलोनिक एस्टर, और ये हमारा सोडियम इथोक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट आएगा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट विथ एल्काइल हैलाइड, जिसे बोलेंगे SN2 रिएक्शन। तो ये कैसे होगा? जो हमारा इनोलेट एनायन है मेलोनिक एस्टर का, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। the 2 molecules। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? RCH CO C2H5 2 प्लस NaX। ऊपर वाला ही लेना है, RX के साथ कराया तो RCH, और हमारा ये NaX के साथ निकल गया। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूट मेलोनिक एस्टर बन गए जिनके पास एक हाइड्रोजन है, पर वो फर्दर भी रिएक्ट करेंगे। तो जो फर्दर रिएक्ट करेंगे डाई सब्स्टिट्यूट मेलोनिक एस्टर देने के लिए, तो क्या आ जाएगा? RCHCO C2H5 2 प्लस C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तुम्हारा क्या बन जाएगा? RCCO
CO, C2H5, तुम्हारे क्या बन जाएंगे, डाई अल्काइल मैलोनिक एस्टर। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फिर अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट विद अल्काइल हैलाइड लिया, और जो हमारे ये बने हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर जो बने हैं उसको हम डाई सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर भी बना सकते हैं विद द, कैसे, उनको अल्काइल हैलाइड के साथ सेम या डिफरेंट करके रिएक्ट करा के। ठीक है, तो ये हमने रिएक्ट कराया तो हमारे डाई अल्काइल मैलोनिक एस्टर बन गए। क्लियर। थैंक यू बेटा।